दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप भी हमारे सुकून एफएम चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 94वां सीक्रेट घर जमाई। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे और प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी चैनलों के लिंक हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल। मेरे खुद का इंस्टाग्राम हैंडल मनदीप नेमेवाल के नाम से है और हमारा जो इंग्लिश वाला चैनल है उसका लिंक, जो भी हमारे लिंक है वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां पर जाइए और हमारे साथ भी और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां भी जुड़ जाइए। मेरे साथ अगर आप पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम सुनते हैं सीक्रेट घर जमाई का एपिसोड नंबर 94वां। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ड्रैगन किंग ने कुछ खोजबीन की थी और उसने पता लगा लिया था कि हेल किंग और शैडो किंग एक दूसरे के दुश्मन थे। समर ने न सिर्फ हेल किंग के मंगेतर को छीन लिया था, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी तबाह कर दिया था। वो इस नफरत से कैसे रुक सकता था? हेल किंग ने आक्रामकता के साथ कहा, मैं अपने सपने में शैडो किंग को मारने के लिए बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उसके पास शैडो किंग सील है जो उसकी ब्लड लाइन पावर को एक्टिव कर देती है, जो उसे मौत से बचाती है। उसकी बात सुनकर ईगल किंग हैरान रह गया। एक फाइटर और साथ ही अंडरवर्ल्ड का कॉन्करर होने के नाते उसे कुछ मिस्टिकल पावर्स की गहरी समझ थी। इस दुनिया में अनगिनत जानवर और वन्य जीव थे। हर जानवर का एक रिप्रेजेंटेटिव कुल देवता होता था, जैसे कि ईगल ग्रुप का ब्लैक ड्रैगन जो अपना कुल देवता मानता था। हर कुल देवता ब्लड पावर को रोकता था जो विस्फोटक पावर को जगा सकती थी। हालांकि वे अत्यंत दुर्लभ थे। कुल का केवल एक ही मेंबर टोटम का मास्टर हो सकता था, क्योंकि ईगल किंग के कुल में बहुत सारे फाइटर थे। भले ही वो वास्तव में पावरफुल था, ब्लैक ईगल टोटम दशकों पहले कुल के किसी और सुपर फाइटर ने जीत लिया था। तभी ईगल किंग ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि शैडो किंग बिना किसी परेशानी के अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है। उसे टोटम से वंश की पावर मिली थी। हमें उसे निपटने के लिए एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। ये कहते वो गहरे विचारों में डूब गया। हेल किंग ने क्रूरता से कहा, ईगल किंग, मैं उसकी पत्नी को किडनैप करने के बारे में सोच रहा हूँ, और अगर वो हमारे इस जाल में फंस गया तो हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। फिर उसको हराना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ईगल किंग ने सिर हिलाया और हेल किंग की बात से सहमत हो गया। अगर उसके पास टोटम न होता तो वो शैडो किंग के साथ सीधा पंगा ले सकता था, लेकिन अब उसे समर की मिस्टिकल पावर से खतरा महसूस हो रहा था। उस समय इधर समर को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वो तो बस प्राची और इरा के साथ कंसर्ट के एंट्री गेट पर खड़ा कुछ सोच रहा था। डेफिनेटली उसने मोंक और मिस्टी से कियारा की सिक्योरिटी देखने के लिए कहा था, क्योंकि वो किसी तरह का यह अनुमान लगा सकता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तभी प्राची ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा, समर, कंसर्ट शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। समर ने सिर हिलाया और दोनों लड़कियों के साथ एंट्री गेट की तरफ चल पड़ा। एंट्री गेट पर पहुंचकर प्राची और इरा दोनों ने अपने टिकट निकाले, लेकिन जब समर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो अचानक घबरा गया। समर ने टिकट उस जैकेट में छोड़ दिया था जो उसने आज दिन में पहनी हुई थी। टिकट चेकर लगभग 30 साल की एक महिला थी। टिकट वाली महिला ने समर की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ए लड़की, तुम घर जाओ। कोई बिना टिकट की कंसर्ट में नहीं घुस सकता। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। आज कंसर्ट में बहुत ज्यादा लोग आए थे। अब तक हजारों टिकट चेक करने के बाद वो महिला चिढ़ गई थी। अब जब उसने एक समर को बिना टिकट के अंदर घुसने की कोशिश करते देखा तो उसका गुस्सा अब फूट पड़ा था। समर ने टिकट वाली महिला को घूरते हुए असंतोष से कहा,
आप क्या कर रही हैं? मैं बस अपना टिकट लाना ही तो भूल गया हूँ। मेरे पास वीआईपी टिकट था। उसकी बात सुनकर औरत ने आंखें घुमाई, मानो समर के लिए उसके शब्द खो गए हों। वो आज रात हजारों टिकट देख चुकी थी, लेकिन उसे एक भी वीआईपी टिकट नहीं मिली थी। इसलिए उसको लग रहा था समर झूठ बोल रहा है। टिकट वाली महिला ने समर से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह अच्छा, तो प्लीज मुझे अपना वीआईपी टिकट दिखाओ ना। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। मैं टिकट अपनी दूसरी जैकेट में भूल गया हूँ। महिला ने समर से निराश होकर कहा, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें बिना टिकट के तो अंदर नहीं जाने दे सकती। चुपचाप यहाँ से चले जाओ अब। ये कहते वो लाइन में अगले बंदे की टिकट चेक करने लगी। समर इस बात से खुश नहीं था। उसने प्राची और इरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो उनके पास जो वीआईपी टिकट है वो ही मैंने खरीदे थे। प्राची और इरा ने तुरंत अपने टिकट निकाले, महिला को दिखाई, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि समर ने वो क्या सच था। फिर भी टिकट चेक करने के बाद उस महिला ने डाउट करते हुए पूछा, क्या ये टिकट असली है? उसकी बात सुनकर समर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे लगा कि वो औरत उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये टिकट तो सुनिधि ने खुद दिए थे, ये नकली कैसे हो सकते थे? तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, मेरे हिसाब से ये टिकट नकली ही होंगे। समर ने पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल एक आकर्षक युवती की बाहों में बाहें डालकर उनके पास चला आ रहा था। टिकट वाला महिला कुणाल को देखकर घबरा गई। उसने पूछा, बॉस, बॉस आप यहाँ क्यों आए हैं? टिकट वाली महिला कुणाल को देख अच्छे से जानती थी। वो न सिर्फ एवरीडे एंटरटेनमेंट के सीईओ थे, बल्कि कल्चर सेंटर में होने वाले इस कॉन्सर्ट के स्पॉन्सर्स में से भी एक थे। कुणाल ने टिकट वाली महिला की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, वीआईपी टिकट तो मेरे पास भी नहीं है। फिर इनके पास कैसे हो सकता है? वो जरूर झूठ बोल रहा है। वीआईपी टिकट का जिक्र सुनते ही कुणाल गुस्से से लाल हो गया। उसने सुनिधि से टिकट मांगा था, क्योंकि ये अपनी हैसियत का सिंबल था। लेकिन सुनिधि ने टिकट खत्म हो जाने के कारण उसने टिकट देने से मना कर दिया था। वो इस बात से बहुत नाराज था। उसे अभी अभी पता नहीं चला था कि सभी 10 वीआईपी टिकट असल में किसके पास थे। कुणाल को देखते ही समर का चेहरा बहुत उग्र हो गया था। वो जानता था कि यह आदमी जानबूझकर उसे मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है। कुणाल ने जब समर की आंखों में देखा तो वो कुछ कदम पीछे हट गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। ये मेरा इलाका है। समर ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुमने अभी कहा कि सुनिधि ने जो वीआईपी टिकट मुझे दिए थे वो नकली हैं? तुम ये कैसे कह सकते हो? कुणाल के कुछ कहने से पहले ही उसके बगल में खड़ी लड़की जोर से हंस पड़ी। उसने तिरस्कार से कहा, सुनिधि इंडिया के टॉप पॉप म्यूजिक की क्वीन है। वो तुम्हें वीआईपी टिकट क्यों देगी? क्या तुम पागल हो गए हो? समर इस बात से चिढ़ गया था कि कुणाल और उसके बगल वाली लड़की दोनों ही उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कोई गीला मार्शमैलो नहीं था, कोई भी जब चाहे उसे कुचल दे। उसने पलटवार करने का फैसला कर लिया था। समर ने हंसते हुए कहा, स्वीटी, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपके और कुणाल के बीच क्या रिश्ता है? उसकी हल्की मुस्कान के पीछे उसका भारी गुस्सा छिपा हुआ था। उस लड़की ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारे जैसे गरीब और अकेले व्यक्ति के अपोजिट। तुम तो कंसर्ट का टिकट भी नहीं खरीद सकती, लेकिन कुणाल मेरे लिए पूरा कल्चरल सेंटर भी खरीद कर दे सकता है। समर ने कड़वाहट से भरी मुस्कान के साथ उससे कहा, डियर, तुम कुणाल की बेटी की उम्र की हो। तुम कह रही हो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, जो पैसे के लिए एक अमीर बूढ़े के साथ सोने के लिए तैयार है?
ये जानकर तो उनका दिल टूट गया होगा, है ना? उसकी बात सुनकर लड़की शर्मिंदा हो गई। कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड को शर्मिंदा होकर देखकर खुश नहीं हुआ। उसने नफरत भरी नजरों से समर को देखते हुए कहा, समर, मैं सुनिधि के कॉन्सर्ट के स्पॉन्सर्स में से एक हूँ। अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो यहाँ से जा सकती हो। समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाले, बेवकूफ इंसान। कुणाल को समर ने कॉन्फ्रेंस में किक मारी थी, क्योंकि उसने मिष्टी का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। अब समर जानता था कि वो उससे पंगा बदला लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समर ऐसा होने नहीं देने वाला था। समर ने अपना फोन निकाला और सुनिधि का नंबर डायल कर दिया। उधर से कुछ ही रिंग्स में सुनिधि ने कॉल अटेंड कर लिया। समर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हेलो सुनिधि, मैं अपना टिकट घर पर भूल गया हूँ। क्या तुम एंट्री गेट पर मुझे पिक करने के लिए आ सकती हो? उधर से सुनिधि ने खुशी खुशी जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। उसकी बात सुनते ही समर ने फोन काट दिया और कुणाल को उदासीनता से देखा। तभी कुणाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में ढंगते हंसते हुए कहा, "हम्म, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम सुनिधि को बुला रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुमने अभी तक उसका चेहरा तक भी नहीं देखा होगा।" कुणाल की बातें खत्म होते ही लॉबी के अंदर से तेज कदमों की एक गूंज सुनाई दी। ये सुनिधि थी, जो अपनी पर्पल लंबे ड्रेस में उत्साह से भागती हुई उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसके पीछे कुछ बाउंसर्स भी चल रहे थे। उसको देखते ही कुणाल और हर कोई सदमे में आ गया था। तभी सुनिधि दरवाजे की तरफ भागती हुई आई और समर की बाहों में कूद गई। सुनिधि ने अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए शिकायत करते हुए कहा, समर, कंसर्ट शुरू होने वाला है। मुझे लग रहा था कि आप नहीं आएंगे। दरअसल सुनिधि ने इंदौर में अपना कंसर्ट सिर्फ समर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। वो काफी अमीर थी और यहाँ तक कि समर यहाँ नहीं होता तो वो इस शहर में कंसर्ट के लिए भी आती नहीं। समर उसके बालों को छूते हुए मुस्कुरा कर बोला, सुनिधि, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं नहीं आऊंगा? मुझे तो आना ही था। कुणाल और उसके साथ आई लड़की पूरी तरह से पागल हो गए थे। सुनिधि सच में समर को जानती थी और अभी उसकी बाहों में खेल रही थी। अगर सुनिधि और समर को देखकर हर कोई बता सकता था कि वो सिर्फ दोस्त नहीं थे। टिकट वाली महिला भी लगभग डर के मारे कांपने लगी थी। वो सुनिधि के कंसर्ट में काम करने वाली एक एम्प्लॉय थी, इसलिए उसने इस घमंडी सुपरस्टार को पहले भी देखा था, उसका ऑटोग्राफ भी लिया था। लेकिन अब सुनिधि उस व्यक्ति के बाहों में झूल रही थी, जिसकी उसने 1 मिनट पहले ही इंसल्ट की थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, धिक्कार है, अगर मैंने उस चिल्लाने के बजाय उसे अंदर जाने दिया होता तो शायद मुझे कुछ अनहम भी मिल जाता। भगवान, मैंने ये मौका कैसे गवा दिया। सुनिधि समर का हाथ पकड़े हुए थी। समर, कंसर्ट 5 मिनट में शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। वो समर को खींचते हुए लॉबी में ले गई। उसने कुणाल और टिकट वाली महिला की तरफ देखा तक नहीं। उन लोगों ने पूरी तरह से उन्हें इग्नोर कर दिया था। हालांकि टिकट चेकर को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो सुनिधि को जानती थी। लेकिन कुणाल को उससे शर्म महसूस हो रही थी। दरअसल इंदौर में सुनिधि के कॉन्सर्ट की 3 बड़ी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था। उनमें से एक एवरीडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी थी, जिसका मालिक कुणाल खुद था। चाहे कुछ भी हो, कुणाल अभी भी स्पॉन्सर ही था और इस नाते सुनिधि को उसका अभिवादन करना चाहिए था। इसलिए उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं उधर सुनिधि समर का हाथ पकड़े हुए मंच के बीचों बीच चली गई। लॉबी हजारों लोगों से भरी हुई थी, जो अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, सुनिधि का नाम चिल्ला रहे थे। समर ने उन उत्साहित युवकों को घूरते हुए हंसकर कहा, वाह सुनिधि, तुम्हारे फैन तो पागल हैं। असल में समर इन पागल फैंस को कभी समझ ही नहीं पाया था। सिर्फ एक कंसर्ट के टिकट के पैसे बचाने के लिए लोग भूखे कैसे रह सकते थे। समर इस भावना को कभी नहीं समझ पाया था, क्योंकि अभी तक उसका कोई ऐसा आइडियल था ही नहीं।
प्राची और इरा भी तो उनके पीछे चल रही थी। समर का हाथ सुनिधि के हाथ में था और ये देखकर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था। हालांकि वह दोनों सुनिधि की फैन थी, फिर भी उनके मन में समर के लिए फीलिंग्स थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की उसका हाथ थामे। इसके अलावा सुनिधि खूबसूरत भी थी, जिससे उन्हें थोड़ा प्रेशर भी महसूस हो रहा था। वहीं सुनिधि समर के आने से बहुत खुश हो गई थी। वो उन सभी को वीआईपी एरिया में ले गई। वीआईपी एरिया मिडल एरिया के आगे की सीटें थी, जो केवल वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व थी। यहाँ तक कि बिलियनियर्स को भी ये सीटें नहीं दी जाती थी। अगर उन्हें फेल फेल की मंजूरी न हो तो ये उनकी हैसियत का प्रतीक था। सुनिधि ने अपनी लंबी नाजुक पलकें झपकाते हुए समर से कहा, समर, मुझे उम्मीद है कि आप बाद में मेरे साथ एक गाना गाएंगे। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सुनिधि, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मुझे इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। सुनिधि ने तुरंत बात काटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं समर, मैंने ये कॉन्सर्ट आपके लिए ही ऑर्गेनाइज किया है। आपको कम से कम मेरे साथ एक गाना तो गाना ही पड़ेगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक आखिरी गाना गाऊंगा। वो सुनिधि की हताशा को देखकर उसे रिजेक्ट नहीं कर पाया। उसने अंततः उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वह सुनिधि के प्रयासों को इग्नोर नहीं कर सकता था। सुनिधि ने सिर्फ उसके लिए इतनी दूर ये कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया था। तभी समर को अलविदा कहने के बाद सुनिधि मंच के बीचों बीच चली गई। जैसे ही वो बीच में पहुंची, पूरी लॉबी में म्यूजिक गूंजने लगा। लोग उसका नाम पुकारने लगे और उसे गाने के लिए कहने लगे। सुनिधि निसंदेह इंडिया पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की क्वीन ही थी। उनके हर एक एल्बम को लाखों लोग खरीद कर देखते थे। लॉबी में उनके प्रशंसक इस बात का सबूत दे रहे थे कि वाकई एक सुपरस्टार थी। समर ने तभी उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए आज आ करीब सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ, जिसे मैं पसंद करती हूँ। आज आ करीब, ये पल फिर लौट कर न आए, शायद ये चाहत फिर दिल को छू न पाए। आज आ करीब, दिल की धड़कनों में तेरा नाम बस गया, तेरे बिना ये सांस अधूरी रह गई। छू ले मुझे कि फिर ये एहसास हो न जाए, तेरे बिन ये चांद उदास हो न जाए। आजा करीब, ये पल फिर लौट न आए, शायद ये चाहत फिर दिल को छू न पाए। रातें ये कहती है थम जा तू मेरे पास, ख्वाबों में रह जाए बस तेरा ही एहसास। सपनों की बारिश फिर बरस न पाए, पलकों पे ये आंसू ठहर न पाए। आजा करीब, ये पल फिर लौट कर न आए। सॉन्ग को सुनिधि ने बहुत ही इमोशनल तरीके से गाया था। इस गाने में उसके दिल की एक एक फीलिंग्स सबके सामने शो हो रही थी। जैसे ही सुनिधि ने गाना पूरा किया, हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। लेकिन फिर भी यह गाना निश्चित रूप से संगीत समारोह के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए सुनिधि ने बाद में कुछ और गाने गाए। वे सभी इतने शानदार थे, सभी लोग उसके गानों पर खुशी से झूम रहे थे। सुनिधि ने मुस्कुराते हुए भीड़ से कहा, अभी मैं जो गाना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे अपने साथ गाने के लिए एक साथी की जरूरत है। जब लोगों ने सुना कि सुनिधि एक आदमी के साथ गाना गाने वाली है, तो सब लोग, खासकर लड़के, बहुत एक्साइटेड हो गए थे। वो बहुत खुश थी। एक लड़का एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाते हुए बोला, सुनिधि, मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ, प्लीज मुझे आपके साथ गाने का मौका दीजिए, प्लीज। तभी एक और लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, सुनिधि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ एक बार गाने दो ना। तभी एक लड़की ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, सुनिधि, हालांकि मैं लड़की हूं, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ गाने के लिए लड़का बनने में कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई सुनिधि के साथ गाने का मौका पाने के लिए बेताब था। अपने आइडियल के साथ गाना गा पाना मानो किसी सपने के सच होने जैसा था। समर अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि भीड़ में बैठे इन पागल लोगों की चिल्लाने वाली बातों पर वो क्या रिएक्शन देगा। भले ही वो जानता था कि सुनिधि एक बड़ी सुपरस्टार थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में इतनी फेमस थी कि लोग उसके लिए इतने पागल हो रहे होंगे। सुनिधि ने भीड़ को शांत करने के लिए एक कई मिनट का वेटिंग म्यूजिक बजाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समर के साथ गाने जा रही हूँ। ये क्या बकवास है सुनिधि। सुनिधि की बात सुनते ही समर उसको गालियां देने को खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसकी बात सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि उसे लगा कि वो उसके साथ लास्ट में एक दो लाइन ही गाएगी, लेकिन उसने तो सीधे एक पूरे सॉन्ग के लिए उसका नाम ले लिया था। समर जानता था कि सुनिधि उसे नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही। वो सिर्फ उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। समर ने मन में थोड़ी सी शिकायत करते हुए कहा, खैर तुम मुझ पर फिदा हो सकती हो, लेकिन तुम एक आकर्षण सुपरस्टार का म्यूजिक क्वीन हो। अगर तुम मेरे साथ इस तरह नाम को पुकारोगी तो बहुत से लोग तुमसे नफरत करेंगे। समर धीरे धीरे मंच के सेंटर की तरफ चला गया। जब उसने भीड़ की ईर्ष्या, जलन, सदमे, नफरत और भ्रम से भरी निगाहें देखी, तब उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। समर ने भौहें चढ़ाते हुए, थोड़ा रोना धोना करते हुए कहा, सुनिधि, क्या तुम्हें सचमुच एक गाने के लिए मेरा नाम इस तरह पुकारने की जरूरत थी? सुनिधि ने शरारत भरे मुस्कुराते हुए कहा, ये मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए मेरा आधा साल बर्बाद करने की सजा है। समर के पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। आखिरकार उसे एकदम से बिना बताए ही छोड़ दिया था। हालांकि उसने उसे आधे साल तक छिपने की कोशिश की, फिर भी उस लड़की ने उसे ढूंढ लिया था। तभी सुनिधि ने एक माइक अपने हाथ में लिया और दूसरा समर को थमा दिया। आखिरकार दोनों एक साथ मिलकर गाना गाने लगे। रेड लव, एक लोकप्रिय गाना जिसकी डिमांड डिफरेंट कैविटी में काफी थी। तभी उन दोनों ने गाना शुरू कर दिया। तुम मुझसे रो रो कर अलग हो गए, क्या अब भी तुम्हें मेरी याद आती है? कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मैं अकेला नहीं हूं जिसका दिल टूटा है। दोनों की अमेजिंग आवाजों का वरदान मिला था। समर तो इंडियन आइडल में भी शामिल हो सकता था। डार्क वर्ल्ड में रहते हुए भी उसने कई बार खास हुनर सीखे थे और सिंगिंग उनमें से एक ही था। सुनिधि पॉप क्वीन थी जबकि समर पॉप किंग था, और दोनों ने बेहतरीन कोलैबोरेशन किया था। समर और सुनिधि जो गाना गा रहे थे उसमें सब डूब चुके थे। वो उसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मानो वो उस गाने के ही दिखाए गए कपल हों। जब समर और सुनिधि ने गाना खत्म किया तो सुनिधि के गालों पर आंसू आ गए थे। गाते हुए बहुत भावुक हो गई थी। उसने खुद को गाने के किरदार में ढाल दिया था। सुनिधि के अलग कुछ फैंस थे, विशेषकर कुछ भावुक लड़कियां भी रो पड़ी। सभी इस सॉन्ग को दिल से फील कर रहे थे। समर और सुनिधि का गाना खत्म होते ही भीड़ में मौजूद हर कोई खड़ा होकर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। इससे ज्यादा तारीफ और क्या हो सकती थी। सुनिधि ने मंच पर समर का हाथ पकड़ते हुए एक्साइटेड होते कहा, समर, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी आवाज बहुत शानदार है सुनिधि। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और संतुष्टि से मुस्कुरा दिया। गाना खत्म करने के बाद वो मंच के एक तरफ पीछे चले गए। इसमें मंच के बगल में एक और कमरे में कुणाल एक युवक के सामने आदरपूर्वक खड़ा था। वो युवक लगभग 20 साल का लग रहा था। वो दिखने में अच्छा था, हालांकि उसका रंग थोड़ा पीला लग रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मोक्ष दीक्षित था। पिछली बार मून बे रेस्टोरेंट में समर ने उसे हरा दिया था। मोक्ष कई दिनों से इलाज के ठीक हो पाया था। पिछली बार रेस्टोरेंट में उसे केवल नॉकआउट किया गया था, और उस बात को याद करते उसे गुस्सा आ रहा था। इसलिए इस बार वो इंदौर में कुछ बेहतरीन फाइटर्स को अपने साथ लेकर आया था।
समर को उसके किए की सजा देना चाहता था, लेकिन उससे ही पहले उसने सुनिधि को अपने बिस्तर पर लेकर जाने का फैसला कर लिया था। मोक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुणाल, मैंने सुना है कि तुम इस बार सुनिधि के कंसर्ट के स्पॉन्सर्स में से एक हो, है ना? कुणाल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी यंग मास्टर मोक्ष। कुणाल मोक्ष के पावर के बारे में भली भांति जानता था। मध्य प्रदेश के 3 तानाशाहों में से एक रणवीर दीक्षित का बेटा होने के नाते उसके पास निश्चित रूप से बहुत पावर थी। उसे देखकर कुणाल बहुत डरा हुआ था। मोक्ष ने बात को मुस्कुराते हुए कहा, कुणाल, मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूं। अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो मेरे पिता तुम्हारी कंपनी को पूरे मध्य प्रदेश में एक्सटेंड कर सकते हैं। कुणाल मोक्ष के बारे में पास जाते हुए आश्चर्यचकित और प्रशंसित हो गया था। मोक्ष की योजना सुनकर वो तुरंत मुड़ा और वहां से बाहर निकल गया। सुनिधि को मोक्ष के बिस्तर तक लाने की उसके प्लान को अंजाम देने की वो तैयारी करने लगा था। वहीं उधर एक लड़के ने सुनिधि से कहा, मिस सुनिधि, आपके इस सफल कंसर्ट के लिए कांग्रेचुलेशंस। कुछ स्पॉन्सर्स आपसे मिलना चाहते हैं। ये लड़की लगभग 20 साल की थी। वो कुणाल की पार्टनर थी और प्रोस्टिट्यूट जैसे कपड़े पहनती थी। उसकी बात सुनकर सुनिधि की भौहें तन गई। वो खुश नहीं थी। समर के साथ गाना खत्म करने के बाद वो खाना खाने जा रही थी, लेकिन अब स्पॉन्सर्स उससे मिलना चाहते थे। कोई भी सेलिब्रिटी कहीं भी जाए, उसे स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे जगह और रिलेशंस चाहिए होते थे। सिर्फ सेलिब्रिटी के प्रभाव से कंसर्ट ऑर्गेनाइज करना नामुमकिन ही था। सुनिधि ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, मेरा यही इंतजार करो। मैं स्पॉन्सर से मिलकर आ रही हूँ और फिर हम एक साथ डिनर करेंगे। समर ने सिर हिलाया क्योंकि वो सेलिब्रिटी और स्पॉन्सर्स के बीच के रिश्ते को समझता था। आखिरकार स्पॉन्सर्स सेलिब्रिटी के प्रचार में काफी पैसा खर्च करते थे, इसलिए प्रोग्राम के बाद उनसे मिलना जुलना आम बात थी। सुनिधि कमरा नंबर 1 में चली गई। वहां कुणाल सहित 3 और स्पॉन्सर्स के साथ साथ मोक्ष भी वहीं पर था। सुनिधि की मोक्ष के पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। आखिरी बार उनकी मुलाकात मून वे रेस्टोरेंट में हुई थी। मोक्ष सुनिधि को अपने साथ खाने पर बुलाना चाहता था, लेकिन समर ने उसे मना कर दिया था। सुनिधि को मोक्ष बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे तंग करता रहता था। जब वो जाने वाली थी, कुणाल खड़ा हुआ। कुणाल ने सुनिधि को वाइन का एक गिलास देते हुए कहा, हमें आज आपके कॉन्सर्ट की सफलता का जश्न मनाना चाहिए मिस सुनिधि। सुनिधि को बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने सामने रखी वाइन एक्सेप्ट करे या नहीं। तभी कुणाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस सुनिधि, मैं सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए टोस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे साथ टोस्ट करने के लिए आप जा सकती हैं। कुणाल अभी भी वाइन का प्याला पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे के पीछे कुछ जैसे ही और मतलब था। ये वाइन कोई सामान्य वाइन नहीं थी, इसमें कुछ मिला हुआ था। सुनिधि जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना चाहती थी, इसलिए उसने वाइन एक्सेप्ट कर ली और उसे पी लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वाइन पी लिया, अब मैं जाना चाहती हूँ, अलविदा। उसने गिलास गिरा दिया। वहां से बाहर निकलने के मुड़ी, लेकिन 2 कदम चलते ही सुनिधि को चक्कर आने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया था। वो बेहोशी से महसूस कर रही थी। उस शरीर अकड़ चुका था। सुनिधि एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी। उसने अपने साथ बहुत कुछ झेला भी था। जब वो टाइगर ग्रुप में परफॉर्मेंस कर रही थी, तब भी उसे ड्रग दिया गया था। आज का दिन भी वैसा ही था जैसा पहले का दिन था। सुनिधि ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने वाइन में क्या डाला था? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। जमीन पर गिर पड़ी और फिर हिल भी नहीं पा रही थी। कुणाल ने हंसते हुए कहा, मिस सुनिधि, मैंने आपको एक अफ्रोडीजियक्स और एक और ड्रग दिया है।
इससे आपका दिमाग धीरे धीरे शरीर पर कंट्रोल छोड़ देगा। उसकी बात सुनते ही सुनिधि के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से में कहा, कुणाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कमजोर होता जा रहा है और वो ज्यादा गर्म हो रहा है। कुणाल मुस्कुराया और मोक्ष की तरफ बढ़ गया। उसने मोक्ष के पास जाते हुए कहा, यंग मास्टर मोक्ष, मेरा मिशन पूरा हो गया है। अब आप चाहें जैसे उसका आनंद ले सकते हैं। मोक्ष ने कुणाल और बाकी लोगों से कहा, तुम सब बाहर निकल जाओ। मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत आने देना, समझ रहे हो ना? सबने एक दूसरे को देखा और कमरे से बाहर चले गए। उन्हें साफ पता था कि मोक्ष क्या करने वाला है, लेकिन मोक्ष तीन तानाशाहों में से एक का बेटा था। वह उसे ओफेंड करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? सुनिधि ने जमीन पर लेटे लेटे कहा, मोक्ष, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पॉन्सर से मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाने की कहने की? उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वो पहले से जानती थी मोक्ष कितना घिनौना इंसान है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो ये हद पार करेगा। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उस दिन मेरी वजह से समर को चुना था ना? आज मैं तुम्हें मुझे इग्नोर करने की सजा दूंगा। मैं आज तुम्हारे जिस्म के भरपूर मजे लूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसकी आंखों में ठंडक भर गई थी। सुनिधि के चेहरे के भाव बदल गए। वो डर गई थी। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी और उसे पता था कि वो खतरे में है। अगर समर नहीं आया तो आज किसी को बाद वो मुंह को दिखाने लायक नहीं रहेगी। सुनिधि ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज समर को यहाँ भेज दीजिए। वो मेरी मदद कर सकता है। समर, प्लीज मुझे बचा लो। वो चाहती थी कि समर जल्द से जल्द वहां पर आ जाए। वहीं समर अभी भी स्टेज के पीछे वाले कमरे में सुनिधि का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। समर ने अपना फोन निकाला और सुनिधि को फोन किया, लेकिन उसका फोन लगातार लग रहा था। उसने फोन किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। समर चतुर था, उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अरे, मुझे सुनिधि को उन स्पॉन्सर्स से अकेले मिलने के लिए भेजना नहीं चाहिए था। ये कोई इज्जतदार आदमी भी नहीं है। कहीं उन्होंने कुछ गलत वलत तो नहीं कर दिया? समर ने खुद को दोषी ठहराया और रूम नंबर 1 की तरफ चला गया। वो बहुत तेजी से रूम के सामने पहुंच गया, लेकिन कमरे के पास पहुंचते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसने देखा कि कुणाल और बाकी दो स्पॉन्सर्स कमरे के बाहर खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। वहां एक और गार्ड भी था। समर ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया कि गार्ड कोई हाई लेवल का फाइटर ही था। समर ने जब रूम के अंदर जाने की कोशिश की तो कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। समर ने नफरत भरे स्वर में कहा, कुणाल, मैं सुनिधि को यहां से देखने आया हूं। कुणाल ने बेरुखी से कहा, वो तो यहां पर नहीं है। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बकवास मत करो। उसने मुझे अभी अभी बताया था कि वो स्पॉन्सर से मिलने आ रही है। ये कहते हुए समर रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही समर आगे बढ़ा, दरवाजे के पास खड़े गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है, किसी को भी रूम में न जाने दो। समर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, यंग मास्टर? तुम्हारे यंग मास्टर कौन है? गार्ड ने अहंकार से कहा, मेरे यंग मास्टर मोक्ष दीक्षित हैं, जो मध्य प्रदेश के तीन तानाशाहों में से एक के बेटे हैं। अब चुपचाप यहां से चले जाओ। मोक्ष का नाम सुनते ही समर को खतरा महसूस होने लगा था। पिछली बार समर ने उसे पीटा था। समर यह भी जानता था कि मोक्ष सुनिधि को डेट पर जाने के लिए कह रहा था,
लेकिन सुनिधि उसे पसंद नहीं करती थी। वो समझ गया कि सुनिधि खतरे में है, वरना सुनिधि उसका फोन जरूर उठाती। गार्ड ने घूरते हुए उससे कहा, भाड़ में जाओ, मैं अंदर जा रहा हूं। ये कहते वो अंदर जाने के लिए बढ़ गया। तभी गार्ड ने आगे बढ़कर समर का रास्ता रोकते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम अंदर नहीं जा सकते। समर को पता था कि पावरफुल सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, और जितना ज्यादा समय बर्बाद होगा, सुनिधि के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाएगी। उसने फोन गार्ड पर अपना विंड एज पाम स्ट्राइक इस्तेमाल किया। गार्ड के चेहरे के भाव बदल गए। वो भी एक हाई लेवल का फाइटर था। उसे एहसास हो गया कि उसकी हथेली में कितनी ताकत है। उसमें इतनी पावर थी, वो किसी को भी एक ही वार में मार सकता था। गार्ड ने समर के वार को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। गार्ड ने अपनी दोनों बाहों में हथेली से रोक लिया, लेकिन उसने विंड एज पाम प्रहार की ताकत को कम करके आंका था। समर का वार इतना तेज था कि एक हरे भरे पेड़ की तरह वो एक पल में उसको भी तोड़ सकता था। इंसान की बात तो छोड़िए, विंड एज पाम के प्रहार से गार्ड की भुजाएं तुरंत टूट गई। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी। गार्ड दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत देखकर कुणाल और बाकी लोग बुरी तरह से डर गए थे। वो कोई ताकतवर फाइटर्स नहीं थे, उनके पास बस इतना सा पैसा था। उन लोगों ने समर जैसा हिंसक इंसान पहले कभी नहीं देखा था। वो एक जानवर जैसा लग रहा था। वहीं गार्ड ने निपटने के बाद समर ने लात मारकर दरवाजा खोला, और दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि मोक्स सुनिधि के कपड़े फाड़ रहा था। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखते ही समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मोक्ष कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनिधि के साथ ये करने की? समर और सुनिधि का रिश्ता बहुत पेचीदा था। अगर समर की कियारा से शादी न हुई होती तो शायद वो अब तक डेटिंग कर रहे होते। लेकिन अब मोक्स उसकी सुनिधि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शैडो किंग के दोस्त को छूने की। समर बिजली की तरह आगे बढ़ा, तुरंत मोक्स के सामने आ गया। समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दूर हट जाओ मोक्स उससे। उसने गुस्से में मोक्स को एक जोरदार किक मारी और सुनिधि से दूर कर दिया। मोक्स का शरीर जाकर दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। वो उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि समर की जोरदार किक से उसकी कुछ हड्डियां टूट गई थी। इसके बाद समर ने सुनिधि को पकड़ लिया और पूछा, सुनिधि, क्या तुम ठीक हो? सुनिधि। लेकिन सुनिधि अब भी बिल्कुल होश में नहीं थी। उसका पूरा शरीर ज्वालामुखी की लावे की तरह गर्म हो गया था। वो समर को भी नहीं पहचान रही थी। समर ने भौहें तान ली। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, शायद इन लोगों ने तुम्हें ड्रग दिया है। वो गुस्से से भर गया था। समर एक अलग ही लेवल का डॉक्टर था। वो देख रहा था कि सुनिधि को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया था। मोक्ष की हिम्मत कैसे हुई उसे ड्रग देने की? शुक्र है समर समय पर वहां पहुंच गया था, वरना सुनिधि को आज कोई नहीं बचा सकता था। समर जानता था कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने सुनिधि को गोद में उठाया और वहां से निकलने के पहले मोक्ष के पास गया। समर ने मुस्कुराते हुए मोक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपंग बना रहा हूं, क्योंकि तुमने सुनिधि को ड्रग दिया। ये कहते हुए उसके शरीर में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रहा था। समर ने अंदर से निकल रहे किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए मोक्ष बुरी तरह से डर गया। वो जानता था कि समर कितना ताकतवर है, इसलिए वो अपने साथ एक पावरफुल गार्ड देकर आया था। लेकिन समर ने उसके गार्ड को भी बहुत आसानी से हरा दिया था। मोक्ष जानता था
कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मोक्ष ने समर के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे अपंग मत बनाओ। वो कुणाल था जिसने वाइन में मिलाकर ड्रग दिया था। मोक्ष कुणाल को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, पहले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा, फिर बाद में कुणाल की। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना पैर उठाया और मोक्ष की दोनों टांगों पर बारी बारी जोरदार किक मार दी। उसकी टांगे टूट गई। ऐसा लग रहा था हड्डियों का चूरा हो गया हो। मोक्ष दर्द से चिल्ला उठा, हाँ मेरी टांगे। उसने अपनी टांगे खो दी थी और वो कभी भी अब चल नहीं सकता था। तभी समर को ऐसा लगा कि सुनिधि का शरीर चल रहा है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के सामने खड़े तीनों लोग डर के मारे कांप रहे थे। कुणाल की तो पैंट ही गीली हो गई थी। कुणाल और बाकी लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन समर ने उन्हें एक भी मौका नहीं दिया। उनके जैसे लोगों को सबक सिखाने का एक ही तरीका था, उन्हें बेरहमी से पीटना। समर ने अपना दाहिना पैर उठाया और बारी बारी उनकी भी टांगे किक मारकर तोड़ दी। उसने उन्हें अब भी दर्द रहने नहीं दिया था। इसके बाद समर ने सुनिधि को संभाल लिया और उसे कल्चर सेंटर के बगल में एक होटल में ले गया। वो वहीं कल्चरल सेंटर के पीछे का कमरा नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी सुनिधि की इस हालत का पता चले। इससे उसकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ सकता था। समर ने होटल में जाते ही वहां के रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने उलझन भरे स्वर में कहा, सर हमारे पास सिर्फ एक ही वीआईपी रूम बचा है, उसका रेंट 18,000 रुपए है। उसे समर बहुत अजीब लग रहा था। समर ने 20,000 रुपए निकाले और रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रहे 20,000 और कीप द चेंज। ये कहते वो रूम की तरफ चल पड़ा। समर को एक ब्यूटी को कमरे में लेकर जाता हुआ देखकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे वो ब्यूटी कुछ जाने पहचाने लग रही थी। उसने अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर दिया तो रिसेप्शनिस्ट को आखिरकार याद आ गया कि वो लड़की कौन थी। उसने धीरे से कहा, अरे नहीं, ये तो सुनिधि है। वो भी सुनिधि की बहुत बड़ी फैन थी। उसने देखा तो सुनिधि अभी भी बेहोश थी और उसे एक आदमी अपने साथ कमरे में लेकर जा रहा था। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, ये सामान्य नहीं था। रिसेप्शनिस्ट बहुत से आदमियों को जानती थी जो सुनिधि को डेट करना चाहते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी सुनिधि को बेहोश करके उसके साथ फायदा उठाना चाहता था। रिसेप्शनिस्ट को चिंता थी कि उसकी आइडियल के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा। उसने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। वहीं समर सुनिधि को रूम में ले गया था, इसलिए उसे रिसेप्शनिस्ट के द्वारा पुलिस बुलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तभी सुनिधि ने फुसफुसाते हुए कहा, गर्म, मुझे गर्मी बहुत लग रही है। सुनिधि लगातार कह रही थी, उसे गर्मी लग रही है। अगर समर की सुनने की क्षमता तेज न होती तो कोई भी इसे सुन नहीं पाता। तभी सुनिधि ने बेचैनी से अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उसके नीचे की बर्फ जैसी त्वचा दिखाई देने लगी थी। यह एक सुंदर दृश्य था। समर एक सीधा आदमी था और लगभग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो नशे में है, उसका फायदा उठाना नहीं चाहता था। सुनिधि ने कुछ और नहीं सोचा। समर के शरीर की जानी पहचानी फ्रेगनेंस सूंघकर वो एक्साइटेड हो गई। उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। बेचारा समर, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर किंग था, उसके साथ एक लड़की जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। एक घंटे बाद सुनिधि को दिए गए ड्रग का नशा धीरे धीरे कम होने लगा। उसको थकान महसूस होने लगी। वो थकान के कारण सो गई। सुनिधि सो गई थी, लेकिन समर नहीं सोया। उसे लगा कि जैसे किसी लड़की ने उसकी इज्जत लूट ली हो। अगर सुनिधि को पता होता कि समर क्या सोच रहा है
तो वो उसे पीट देती। समर ने आं भरी और कमरे से बाहर जाने लगा। इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाता, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। समर ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके दरवाजा खोलते ही इंस्पेक्टर जिया शेखावत और कुछ पुलिस वाले दौड़कर अंदर आ गए। उसको कमरे के अंदर देखकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम लोगों को अंदर आने के लिए किसने कहा है? वो जानता था कि सुनीता इंडिया की फेमस आइडियल है। अगर किसी को पता चल गया कि आज रात क्या हुआ है तो उसकी रेपुटेशन और काम पर बुरा असर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि एक सिंगर के रूप में उसकी भूमिका भी प्रभावित हो सकती थी। वहीं समर को देखते ही जिया के चेहरे के भाव बदल गए। उसने समर से पूछा, समर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समर ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, जिया, अभी हम एक होटल में हैं। तुम्हें पता है कि दूसरे लोगों के कमरे में जबरदस्ती घुसना गलत है ना? लेकिन जिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं गलत नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने पुलिस को फोन किया, बताया कि एक रहस्यमय आदमी सिंगर सुनिधि को बेहोशी में कमरे की ओर लेकर गया था। उसे डर था कि वो सुनिधि के साथ जबरदस्ती करने वाला है। समर पूरी बात समझ गया था। वो बहुत नाराज था, बस यही सोच रहा था कि जिया यहाँ क्यों आई। अब जब उसे समझ आ गया कि रिसेप्शनिस्ट ने पुलिस बुलाई है, इसलिए था कि समर नाराज था क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने उसे विकृत समझा। लेकिन वो विक्टिम था। उल्टा सुनिधि ने उसके साथ जबरदस्ती भी की थी। वहीं जिया की तेज आवाज सुनकर सुनिधि भी नींद से जाग चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर में दर्द हो रहा। अपने फटे हुए कपड़े देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने मन ही मन कहा, अरे, अरे नहीं, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसका पीला पड़ गया था चेहरा। तभी जिया ने सुनिधि के चेहरे का पीलापन देखकर, वो भी एक औरत थी और इसलिए समझ गई कि इसका क्या मतलब है। कमरे में केवल सुनिधि और समर थे। वो समझ गई थी कि उसके बीच कुछ जरूर हुआ है। किसी वजह से जिया खुश नहीं थी। उसे ने समर की तरफ देखा और कहा, तुम पर अब सुनिधि के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। बात पूरी करने के बाद उसने अपनी हथकड़ी निकाली और समर को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ी। सुनिधि ने जब देखा जिया समर को हथकड़ी लगाने वाली है, तो उसने जिया से कहा, अरे ये आप क्या कर रही हैं? जिया ने पीछे मुड़कर सवालिया नजरों से सुनिधि को देखते हुए कहा, उसने अभी अभी आपके साथ जबरदस्ती की। मैं उसे अरेस्ट करने जा रही हूँ। जिया की बात सुनकर सुनिधि ने समर को अजीब नजरों से देखा। हालांकि उसे अपनी हालात देखकर समर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे समर से नफरत नहीं थी। तभी सुनिधि को याद आया कि उसे कुणाल ने ड्रग दिया था और मोक्ष उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। वो समर था जिसने तो उसे बचाया था। इसके अलावा सुनिधि हमेशा से समर को पसंद करती थी। वो उसे लगातार गिरफ्तार होता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने जिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज इंस्पेक्टर, उसे अरेस्ट मत कीजिए। उसकी बात सुनकर जिया ने हैरान होते हुए कहा, क्यों? उसने आपके साथ जबरदस्ती की है, ये इलीगल है। स्वाभाविक रूप से मैं उसे अरेस्ट कर रही हूँ। सुनिधि ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो अपराधी नहीं है, मैं उसकी लवर हूँ। समर को निर्दोष साबित करने के लिए सुनिधि ने यह भी कह दिया कि वो उसकी लवर है। उसकी बात सुनकर जिया को और भी गुस्सा आ गया। वो असल में उसे गिरफ्तार नहीं करने वाली थी। वो बस उससे नाराज थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। अब जब उसने सुनिधि को यह कहते हुए सुना कि वो उसकी लवर है, तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गई थी। उनके बगल में खड़ा रिसेप्शनिस्ट भी हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, ये क्या हो रहा है? सुनिधि इस आदमी की गर्लफ्रेंड है। सुनिधि कौन थी? सिर्फ इंडिया की फेमस सिंगर ही थी ना। लोग उसे देवी की तरह पूछते थे, लेकिन अब उनकी देवी ने कहा कि वो किसी पुरुष की प्रेमिका है। अगर उसने बात खुद न सुनी होती तो वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करती। तभी सुनिधि ने मुस्कुराते हुए
जिया को जाने का इशारा करते हुए कहा, तुम लोग अब जा सकते हो, हमें अभी सोना है। उसकी बात सुनकर जिया के चेहरे के भाव बदल गए और उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। उसने समर को नाराजगी से देखा और कमरे से बाहर निकल गई। सब लोग चले गए। माहौल थोड़ा awkward हो गया। समर और सुनिधि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। कुछ पल चुप रहने के बाद आखिरकार समर ने चुप्पी तोड़ दी। वो एक मर्द था और उसे जिम्मेदारी लेनी थी। समर ने नीचे देखते हुए कहा, सुनिधि मुझे माफ करना। वो समर से नजरें नहीं मिला पा रहा था। समर की झुकी हुई नजरें देखकर सुनिधि हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, ये बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। मैं पहले भी तुम्हें सब कुछ अपना देना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़कर इंदौर आ गए। मैं तुम्हें ढूंढने में पिछले 6 महीने से लगी हूँ। सुनिधि की बात सुनकर समर को थोड़ा अजीब सा लगा। वो भावुक हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी के 6 महीने उसे ढूंढने में बर्बाद कर दिए। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समर उसके दिल में उदासी महसूस कर सकता था। इसके बाद सुनिधि नहाने चली गई। जब वो बाहर नहा के निकली तो उसने समर से पूछा, समर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। वो उससे सवाल से अचंभित थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर वो सुनिधि से शादी कर लेता है तो कियारा और पायल का क्या होगा? उससे शादी न करना ही सही नहीं होगा, क्योंकि उसने उसे 6 महीने तक ढूंढने की कोशिश की। ये पहली बार था जब समर को सिर में दर्द महसूस हो रहा था। वो सुनिधि के सवाल का जवाब देने की बजाय किंग लेवल के फाइटर से लड़ना ज्यादा पसंद करता था। सुनिधि ने समर के हाव भाव देखे तुरंत समझ गई कि उसके लिए एक मुश्किल फैसला था। उसने अंदर से बेचैनी और जाहिर कर दी। सुनिधि ने कुछ छिपी कड़वाहट के साथ कहा, समर, मैं तुमसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। जब तुम अचानक फिर से गायब नहीं हो जाते, मैं खुश रहूंगी। उसकी पतली पलकें थोड़ी सिकुड़ गई, जिसे पता चला कि उसने इस बात को दिल पर ले लिया था। समर 6 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। अगर 6 महीने पहले समर अचानक गायब न होता तो शायद वे एक दूसरे के हो चुके होते। यहाँ तक कि अब तक तो शायद उनकी शादी भी हो चुकी होती। लेकिन इस समय सब कुछ बदल गया था। समर ने सिर हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया, सुनिधि, तुम आश्वस्त रहो, मैं इस बार गायब नहीं होऊंगा। पिछली बार समर इसलिए गायब हुआ था क्योंकि उसे कियारा से शादी के लिए इंदौर आना पड़ा, क्योंकि उसके पास अब फिर से गायब होने का कोई कारण नहीं था। निश्चित रूप से जो कुछ हुआ था उसे लेकर समर अवाक रह गया था। असल में वो भी एक विक्टिम था, क्योंकि सुनिधि ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, न कि उसने। समर ने सुनिधि को देखा और उसे चिढ़ाते हुए कहा, सुनिधि, तुम अभी इतनी उग्र थी, तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। इस पल सुनिधि का दिमाग फिर से साफ हो गया। उसे याद आया कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। उसने समर को नीचे धकेल दिया था और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ गई थी। उस आदमी के साथ उसने जो भी शर्मनाक हरकतें की, उन्हें सोचकर उसका सुंदर सा चेहरा वाइन की तरह लाल हो गया था। वो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुनिधि ने शर्माते हुए कहा, तुम बहुत बुरे लड़के हो। बकवास बंद करना बंद करो। कोई भी महिला कितनी भी साहसी क्यों न हो, वो इस मामले में शर्मीली और रूढ़िवादी की होती है। समर उसकी बात सुनकर जोर से हंसा और उसने इस टॉपिक पर आगे बात नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वो इतनी शर्मिंदा हो जाएगी। वहीं उसके बाद सुनिधि ने अपने कपड़े और धूप का चश्मा पहन लिया। उसने दूसरों की नजरों से बचाने के लिए एक मुखौटा भी पहना। वो और समर पकड़े जाने के डर से होटल से चुपके से निकल गए। समर होटल से तेजी से निकला ही था, उसका मोबाइल बज उठा। उसने फोन पर नजर डाली तो देखा प्राची का कॉल था। फोन पर प्राची ने पूछा कंसर्ट खत्म हो जाने के बाद वो कहाँ गायब हो गया था, तो उसने बिना सोचे समझे कोई बहाना बना दिया। देर हो चुकी थी, इसलिए प्राची ने भी समर से थोड़ी बात करने के बाद फोन रख दिया। अंत में उसने उसे याद दिलाया कि कल रात उन दोनों के ऑफिस में जल्दी आना है।
वहीं उधर सुनिधि बहुत पहले गुस्से थी। अब उसका शरीर कमजोर हो गया था। चलते हुए भी उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था। गाड़ी चलाना तो दूर की बात, चूंकि सुनिधि गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी, इसलिए समर उसे उसके होटल तक ड्रॉप किया। सुनिधि मून बे होटल में रुकी थी और समर को वहां तक गाड़ी में जाने से ज्यादा समय नहीं लगा। होटल मैनेजर ने समर को देखकर बहुत सम्मान दिखाया। उसे व्यक्तिगत रूप से वीआईपी रूम में इनवाइट किया। जाहिर है कि पिछली बार समर ने मोक से लड़ाई की थी, तो उसने उसे डरा दिया था। समर सुनिधि को छोड़ने के बाद वहां से जाना चाहता था, लेकिन सुनिधि ने उससे कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है। वो उससे बात करना चाहती है। उसके पास अब कोई और दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसको वहां पर रुकना पड़ा। इसी समय उधर निपानिया पैलेस में बाहर एक काली ओडी आकर रुक गई थी, जिसके अंदर 3 आदमी थे। वो घोस्ट 2, घोस्ट 3 और घोस्ट 4 थे। तीनों ने काले कपड़े पहने थे। उनके चेहरे पर नकाब थे, बस उनकी आंखें खुली थी। घोस्ट 4 एक स्पार्ट दिमाग वाला युवक था। उसने भौहें चढ़ाकर बाकी दो से पूछा, भाई लोग, केरा और पायल दोनों स्मार्ट की लवर्स हैं। हम पहले किसको किडनैप करेंगे? घोस्ट 3 ने एक ठंडे मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, मैं तो कियारा को पहले किडनैप करने का सुझाव दे रहा हूँ। वो समर की पत्नी है, इसलिए वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम निश्चित रूप से समर को धमका सकते हैं। हालांकि घोस्ट 2 ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम कियारा को किडनैप नहीं कर सकते। घोस्ट 3 ने घोस्ट 4 से तुरंत हैरान होते हुए पूछा, क्यों? उसने हैरानी से देखकर घोस्ट 2 ने अपनी बात समझाते हुए कहा, इन दिनों हमने समर के आसपास की सभी लड़कियों की जासूसी की। कियारा और पायल उनके सबसे करीबी है, लेकिन कियारा की सिक्योरिटी करने वाले 2 फाइटर्स हैं। विशेष रूप से वो मोंक है, और वो कम से कम लेवल ट्रिपल एस का फाइटर है, और उससे निपटना बहुत कठिन है। घोस्ट 3 और घोस्ट 4 ने सिर हिलाकर घोस्ट 2 से सहमति जताई। कियारा के पीछे 2 मास्टर खड़े थे। पावरफुल मोंक के अलावा एक बहुत ही उग्र लड़की भी थी। घोस्ट 2 ने उनको आगे की बात बताते हुए कहा, असल में पायल को किडनैप करने का आइडिया हेल किंग का था। हमें उसे बिना किसी चोट पहुंचाए जिंदा किडनैप करने के लिए कहा गया था। वो खुद उसे यातना देने वाला है। ये सुनकर कि हेल किंग खुद लड़की को यातना देने वाला है, घोस्ट 3 और घोस्ट 4 के शरीर कांप उठे। वो थरथराने लगे थे। वो हेल किंग की क्रूरता से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो निश्चित रूप से एक शैतान था, जो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता था। तभी उधर पायल अपने विला के बाहर निकली। वो कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। वो अपने घर में पल रहे बच्चे के लिए कुछ खरीदना चाहती थी। भले ही अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, फिर भी वो बेसब्री से उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इससे पहले से ही सब कुछ तैयार कर लेना चाहती थी। विला से बाहर निकलते हुए पायल ने अपना मोबाइल निकाला और हिमांशी को फोन किया। जैसे हिमांशी ने फोन उठाया, पायल ने उससे कहा, हिमांशी, मैं बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीदने जा रही हूँ। तुम घर आकर खुद अपने लिए खाना बना लेना। हिमांशी ने उसकी बात पर हैरान भरे स्वर में कहा, दीदी, आपका तो प्रेगनेंसी कई महीनों का हो चुका है। आपको ऐसे इतनी लापरवाही से इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, अभी आपको कौन से कपड़े खरीदने हैं? पायल ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हिमांशी, बच्चा जल्द आने वाला है। मैं उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ। ऊपर से हिमांशी ने उसको फिर से समझाते हुए कहा, दीदी, आपको ज्यादा सफर नहीं करना चाहिए। खुद ड्राइव करके तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आप अभी मत जाइए। तभी पायल ने उसकी चिंता कम करने के लिए कहा, हिमांशी, मुझे पता है, मैं बस हमारे सोसाइटी के एंट्री गेट पर स्थित मदरहुड स्टोर पर जाऊंगी। बात करने के बाद पायल ने अपना मोबाइल फोन रख दिया। निपानिया पैलेस इंदौर की एक हाई लेवल सिक्योरिटी सोसाइटी थी, और इसके लिए एंट्री गेट पर एक बहुत ही अच्छी मार्केट थी। वहाँ एक वैन 1 मीटर सनशाइन नामक स्टोर, एक बहुत फेमस स्टोर था। वहाँ प्रेग्नेंट महिलाओं और न्यूली बॉर्न बेबी के लिए कपड़े भी मिलते थे। पायल आज न सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए कपड़े खरीदना चाहती थी, और उसके लिए मदरहुड संबंधी कपड़े खरीदने जा रही थी, वरना उसका पेट और बड़ा हो जाएगा,
तो उसके पास मौजूद सामान्य तंग कपड़े भी उसे शोभा नहीं देंगे। लेकिन बाहर उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। क्या होगा अब बाहर? क्या वो लोग पायल को किडनैप कर पाएंगे? क्या समर पायल को बचाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, एक तीसरा चौथा हाइप का बटन है, वो भी जरूर दबाएं और इसे शेयर जरूर से जरूर करें।